नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 120 मिनट के सीसीटीवी फुटेज में ज्ञानेश कुमार का पूरा सच छिपा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अभिषेक बनर्जी का दावा है और उन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। मतलब स्टॉप वॉच में उन्होंने बटन दबा दिया है कि वो 120 मिनट का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि हमारे देश का चुनाव आयोग कुछ अद्भुत काम कर रहा है। अद्भुत काम, जो काम किसी भी संवैधानिक निकाय का नहीं होता है। और निकाय का छोड़ दो आप, किसी सभ्य इंसान का भी नहीं होता है। समाज में जो थोड़ा सा ऐसे लोग होते हैं ना, इनको भिड़ाना, उनके पीछे जाना, उनको आगे बढ़ाना, वो खुराफाती लोग ऐसा काम करते हैं। टीएमसी के 10 सांसद निर्वाचन सदन में जब तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ बैठे, ज्ञानेश कुमार +2 के साथ बैठे, तो 5 सवाल थे उनके और 5 सवाल में किसी सवाल का जवाब संतोषजनक तो छोड़ दीजिए, जवाब ही नहीं दे पाए ये लोग। अब क्या होता है, जैसे पुलिस वाला है एक, और एक बुजुर्ग चोर को पकड़ लिया। बुजुर्ग चोर को पकड़ा पुलिस वाले ने और कहा, बस तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, छोड़ दो ये चोरी, और नहीं तो अगली बार लतिया दूंगा या उठा जेल में डाल दूंगा। अब उस क्लिप से जब पुलिस वाले ने चोर को कहा ऐसे कि तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, छोड़ दो ये काम, इतने काट लिया किसी ने। और ऑडियो भी नहीं, खाली ये हाथ जोड़े हुए काट लिया और उसको फैला दिया। तो क्या समझेगा कोई, हम आप कोई क्या समझेगा कि देखो पुलिस वाला या पुलिस का अफसर उस चोर उचक्के के सामने हाथ जोड़ रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो पुलिस का अफसर कह रहा है कि उम्र का लिहाज कर रहा हूं, अभी छोड़ रहा हूं, एक बार चेतावनी देके अगली बार उठा तुमको सलाखों पीछे डालूंगा और दूंगा 3rd डिग्री। कह तो ये रहा था, वही काम ये सब कर रहे हैं। 2 घंटे की मीटिंग से सिलेक्टेड बीच बीच की खबरें लीक कर रहे हैं कि हमने एक लाइन ऐसे बोला उनको कि महुआ मोइत्रा जी आपको पता नहीं है। अब महुआ मोइत्रा जी आपको पता नहीं, देखिए चुनाव आयोग ने कहा पता ही नहीं है। इस टाइप का, मैं एग्जैक्ट नहीं मरी जान पर बता, ये खबर लीक करके उस पूरे के पूरे जो 2 घंटे में फजीहती हुई है, इनकी बेइज्जती हुई है, उसको ढकने की कोशिश कर रहा है। ये खबर लीक करते पकड़े गए, तो जब पकड़े गए तो अभिषेक बनर्जी ने इनका हिसाब किताब कर दिया। लाइए हेमंत जी को लाइए, तो हम लोग भी हिसाब किताब आगे बढ़ाएं। स्वागत है हेमंत भैया। जरा मैं आपको खबर दिखा दूं और आप ही के मुखार बिंदु से फिर पढ़वाऊंगा पूरी खबर। अभिषेक बनर्जी ऑन ईसीआई, आधी अधूरी जानकारी लीक मत करो, सच सामने लाओ, चुनाव आयोग पर भड़के अभिषेक बनर्जी। अब अभिषेक बनर्जी, ये खबर है, इससे बेहतर होगा कि अभिषेक बनर्जी का पूरा ट्वीट पढ़ा जाए। पूरा ट्वीट ले आइए और अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जितनी भाषाओं में समझा सकते हैं हेमंत भाई, समझाइए पूरा वर्ड टू वर्ड क्या कहा है अभिषेक ने। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 है इस पार्टी में। और उनका हम्म। ये इतना ऑफेंसिव स्टैंड लेना एक बात बड़ा स्पष्ट इंगित करता है। मैं शुरुआत में बता दूं कि बैटल लाइंस बिल्कुल गहरे से दे आर ड्रॉन नाउ, कि आमने सामने की आर पार की लड़ाई की बिगुल बच गया है। इसमें किसी कोने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, बहुत डिटेल्ड ट्वीट है ये। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि चुनाव, मैं अंग्रेजी सामने लिखी हुई, मैं हिंदी बता देता हूं साथ के साथ इसकी, ताकि दोनों दर्शकों के लिए सुविधा हो। चुनाव आयोग जानबूझकर चुनिंदा लीक फैला रहा है, जिसको हम सिलेक्टिव लीक कहते हैं ना, कि प्लांट करते हैं स्टोरी को, पार्टली 2 लाइन आपको बता दी और उसमें किसी को बताइए मत, सूत्रों के मुताबिक ये वो जो करते हैं, और वो उनकी प्री एजेंसी तो है, उसके जरिए तो वो तो ही सबसे बड़ी। तो अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर चुनिंदा लीक फैला रहा है ताकि यह झूठा दावा किया जा सके कि उसने एआईटीसी प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों का बिंदुवार खंडन किया है। अगर खंडन करना होता तो ओपनली कर देते ना, कहा समस्या थी। ये दावे न केवल भ्रामक हैं बल्कि सरासर झूठ भी है। अगर चुनाव आयोग के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है
और वह पारदर्शिता में विश्वास करता है, तो उसे जानबूझकर लीक के पीछे छिपने की बजाय तुरंत पूरी सीसीटीवी फुटेज और हर उस सबूत को जारी करना चाहिए जिसके बारे में वह दावा करता है कि वो उसके पास है। यानी कि सारे सबूत जारी कर दो। इससे कम कुछ भी उनकी बदनीति को उजागर करता है और उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप एक संवैधानिक संस्था हो, आपके साथ मेरी बातचीत हुई है, उसके दो ही तरीके होते हैं आशीष भाई। अगर मेरे और आपके बीच में डिफरेंस ओपिनियन है तो उसके तरीके क्या है? या तो आप पूरी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दो, एक, या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दो, तीसरा तो कुछ है ही नहीं। अब आगे क्या कहते हैं अभिषेक बनर्जी, और मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ घंटे आपके लिए हमेशा कम पड़ेंगे। हमारे द्वारा आपके सामने रखे गए 5 बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए आप जितने दिन चाहे ले सकते हैं। ओपन चैलेंज, जितने दिन चाहे उतने दिन ले लो। हमारे पास यह साबित, अच्छा यहां पर वो उनको डरा भी रहे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए इसमें लिखेगा वी हैव एनफ डिजिटल एविडेंस, ये सारा बोल्ड में कैपिटल में है। हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त डिजिटल सबूत है कि कैसे आपके बयान को प्लांटेड मनगढ़ंत लीक के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। किया थोड़ी जा रहा है, करवाया जा रहा है। किसके इशारे पे वो भी सबको पता है। इसलिए पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस से झगड़ा करने से पहले 2 बार सोच जरूर ले। ठीक है ना? क्या कह रहे? सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू चूज टू पिक अप ए फाइट विद वेस्ट बंगाल एंड तृणमूल। मैं आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, मैं आपकी निराशा समझता हूं मिस्टर SIR श्रीमान। मिस्टर सर मजे ले रहा है, सर भी कह रहा है और SIR भी, दोनों काम एक साथ पूरे, और एक तीर से 2 शिकार। श्रीमान, लेकिन तथ्य सुविधा के लिए तोड़ मरोड़े नहीं जाया करते। अगर कहानियां गढ़ने के लिए ऊर्जा उपलब्ध है तो उसे निश्चित रूप से 5 सरल प्रश्नों के उत्तर देने में लगाया जा सकता है। आप 5 सवालों के जवाब दे दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। ये अमिताभ बच्चन वाले KBC स्टाइल में इन्होंने अपने ट्वीट को खत्म किया है। और फिर मजेदार बात, इसके अंदर वो 500 सवाल लगा दिए गए जिसकी हमने कल चर्चा की थी। ये 500 सवाल दिखा दीजिएगा कि तृणमूल कांग्रेस ने जो कल मीटिंग हुई थी 2 घंटे की, जिसकी शुरुआत यहां से हुई थी कि मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता, आपके हाथ खून से सने हुए हैं, जो दिवंगत BLOs और दूसरी मौतें हुई हैं 40, और उनकी बाकायदा सूची दी थी। और ये वो 5 सवाल थे जिसके ऊपर बगले झांकने लगे थे सारे चुनाव आयोग। तो उसके बाद जब लगा कि सब जगह सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई दिखाएगा नहीं तृणमूल को, तो जैसे ही सोशल मीडिया में ये बात हम लोगों ने उठाई कि वहां ये हुआ और ये सब हुआ, तो उसके बाद वो सिलेक्टिव लीकेज का कार्यक्रम शुरू हुआ कि नहीं चुनाव आयोग ने ये कहा, ये खंडन किया, ये फला किया। तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को क्यों नहीं बयान जारी करना चाहिए? सवाल तो ये है ना शिव भाई। आपने देखा NDA की जितनी सहयोगी पार्टियां जाती हैं चुनाव आयोग में, जाती है ना बीच बीच में। आपको याद होगा पीछे मैंने आपने एक शो भी किया था, चंद्रबाबू नायडू का डेलीगेशन गया था और भी के डेलीगेशन गए, तो उनके साथ तो बड़े शानदार फोटो खिंचवा के भेजते हो यार। हाँ। आपके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे होते हैं, वी हैड ए वेरी डिटेल्ड मीटिंग, वी हैड डन दिस दैट व्हाटएवर। तब तो बड़ा ज्ञान अंग्रेजी में करते हैं। तृणमूल गई तो घिघी बंदगी बोल नहीं रहे, यहां सूत्र बता रहे। तो भाई साहब कर दीजिए फुटेज जारी, कहां समस्या है? करिए ना, ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दीजिए, हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। कमाल देखिए आशीष भाई, उल्टा हो रहा है। जो पार्टी शिकायत करने गई है, अपना पक्ष रखने गई है, वो तो ये कह रही है कि सार्वजनिक करो। और जो संवैधानिक संस्था है, जिसका काम ही पारदर्शिता का है, जिसका काम ही जवाबदेही का है, उसको सांप सूंघ गया। ये समझ में आ रहा है क्या आपको कि ज्ञानेश गुप्ता चुप क्यों है भाई? कि उनको सबको डॉगी मीडिया क्या चला रहा है, आपके जो पवेरियन है बिस्कुट वाले, वो कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। तो क्या जवाब दिया था ये बता दो। बता दो। सूत्रों ने बताया कि ज्ञानेश गुप्ता ने ये किया था, तो ज्ञानेश गुप्ता बयान क्यों नहीं जारी करते? कोई दिक्कत है क्या? ट्वीट कर दीजिए, पैरावाइज जवाब दे दीजिए इन 500 सवालों के। वो तो आपको ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई टाइमलाइन नहीं है, जवाब देना चाहे तब दे दीजिएगा। इतनी हिम्मत है क्या? बहुत ही वास्तविक सवाल है जो देश के लोग पूछना चाहते हैं। उन सवालों को हम रिपीट नहीं कर रहे जान के, क्योंकि कल पूरा डिटेल हमने कर दिया था 500 सवाल। तो इनको इतनी भी समझ नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहे। तृणमूल वाले तो भाई साहब मिलने से पहले, जो मिलने गए उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये सारी लाइव टेलीकास्ट की जाए प्रोसीडिंग। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। हाँ। तो कर देते आप, किसी ने रोका? करते। आपकी पारदर्शिता में दिखती कि भाई गजब है, ज्ञानेश गुप्ता ने धज्जियां उड़ा दी, मेरिट पे बात की।
तथ्यों पे बात की, नहीं है हिम्मत। जब आपकी मंशा साफ नहीं होती ना, जब आपके पेट में पाप होता है, तब फिर आप इस तरह की सिलेक्टिव लीकेज ही करते हैं सूत्रों के मुताबिक, पोमेरियंस के तहत। आपने देखा एक दो पत्रकारों के साथ फोटोग्राफ आए श्रीमान गणेश गुप्ता के पिछले कुछ दिनों में। हाँ, अभी कल परसों में आया। हाँ, नहीं, मैंने पांच दो चार दो देखे। दो दो घंटा पत्रकारों के साथ, 2-2 घंटा ज्ञानेश कुमार, मतलब इससे मैं बीच में रुका, क्षमा कीजिएगा, एक दो मैं नाम पत्रकारों का नहीं लूंगा, पत्रकार साथियों का, जिनके साथ 2-2 घंटा ज्ञानेश कुमार निर्वाचन सदन में बैठे, 2 घंटा किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के साथ बैठ करके तसल्ली से अगर कुछ लॉजिकल बात कर लो तो तमाम जो है आशंका के बादल छट जाएंगे। पत्रकार 2-2 घंटे पत्रकारों के साथ बैठ करके बात कर रहे हो, इसका मतलब ही इज कंप्लीटली खलिहर पर्सन। नहीं, उल्टा। मैं ये कह रहा हूं, एक पत्रकार के साथ आप 2 घंटे बैठ रहे हो, हाँ, आप 100 को बुलाओ ना, और खुल के हाँ, फ्री विलिंग डिस्कशन करो ना। हाँ, उस एक आदमी की बजाय जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का फ्री विलिंग डिस्कशन नहीं करते हम बहुत बार, तो करिए ना, होने दे सवाल जवाब, और उसको लाइव कीजिए ना, कहां दिक्कत है? उसके लिए अंदरूनी बल चाहिए, आत्मिक बल। उसके साथ आपको सच के साथ खड़ा होना होता है, मक्कारी के साथ नहीं, फरेब के साथ नहीं, लोकतंत्र पर डकैती के साथ नहीं। माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता का सारा खेल झूठ और फ्रॉड पर आधारित है। सीधा सवाल एक पूछा गया, सीधा सवाल, बिहार के बाद, जो पूरे देश में एसआईआर कर रहे थे, क्या कहा था कि केवल ये बता दीजिए बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए जिनके आपने वोट काटे। दे दिया जवाब, दे दिया जवाब, पूरे देश में करने चल पड़े। किस लिए? मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करना है। बिहार में सब कुछ हो गया, डुप्लीकेशन नहीं है क्या वहां पे? कह दे ज्ञानेश गुप्ता कि अब डुप्लीकेशन नहीं हुआ। कह दें कि बिहार, जो मुंबई के अंदर जो बीएमसी का चुनाव होना है, उसमें 1 करोड़ वोटों में से 11 लाख नकली नहीं है, डुप्लीकेट नहीं, कहे कहे। और उसमें अगर हाँ भरे तो मरे, क्योंकि उसी के बेसिस पे विधानसभा हो रखी है। ठीक, विधानसभा से पहले ही तो खेल किया था वो 40 लाख जोड़ने का। एक चीज स्वीकार करते ही सारा खेल खुल जाएगा। ये लोग संविधान के वो है। आप कहते हो कि ये देश के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, देश के अर्जित लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये लोग। और दुख इस बात का है कि ये संवैधानिक पदों पर बैठकर कुतर्क करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, और हालत ये करते हैं कि जो वोट का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है हर भारतीय का, उसमें भी ये खेल करने की फिराक में लगातार लगे हुए हैं, इस कथित एसआईआर के नाम पर। लेकिन इसका इसका एक बात मैं हर प्रोग्राम में, मैं आजकल इस सवाल को जरूर ले रहा हूं, हालांकि जवाब ना हम खुद में तलाश पा रहे हैं, ना हम तो मिलजुल के हम चाहते हैं कि कभी आप बताओ हम बताएं, ना हम मुझे तो जवाब मिल रहा है, ना आपको मिल रहा है, ना आपसे मुझे मिल रहा है। ये हमारे पास आखिर रास्ता क्या है? आप बताइए मुझे। ये देखिए, जितने चैनल कम से कम इस देश में रीजनल और नेशनल मिला करके 70-80 चैनल होंगे, जिनको हम लोग खबरिया चैनल कहते हैं, और खबर का किसी से लेना देना नहीं है। चार खबर सौ छोड़ चैनल दो, है, 400 न्यूज चैनल है इस देश में। 400, देखिए बताओ, हम उतना गिन ही नहीं पाए, उसी चैनल को दुनिया में रख गिन ही नहीं पाए, इतने हैं। और चैनल आप कर रहे हो, मैं आपको कभी, हालांकि वो सब विषय नहीं खोलना चाहता हूं, लाइसेंस, चैनल के लाइसेंस ले लेकर के ऐसे ऐसे लोग बैठे कि किराए के लाइसेंस के किराए से ही करोड़ों रुपए महीने का आ रहा है, ऐसे बटे हैं लाइसेंस। वो लाइसेंस पर ऐसे से है, रियल एस्टेट में एक अपार्टमेंट बनाने वाला 2 करोड़ रुपए लगा दो, चैनल लिख ले आना है। किस लिए? क्योंकि हम ही लोग में से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं चैनल खोलो, कल योगी आदित्यनाथ से मीटिंग करवाएंगे, परसों अमित शाह बैठेगा, जितना होता है अपना इधर उधर पैसा झोंक करके कहते हैं चलो चैनल खोल दो, हो गया चैनल। बात चैनल की नहीं है, ये सारे चैनल जितने हैं, रीजनल चैनल मैं आपको A to Z बताऊं, क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी जी है, उन चैनलों को जिया है, जब पत्रकारिता होती थी, फिर पतन हो ही गया सबका। इनके पास कोई कॉर्पोरेट विज्ञापन नहीं आता। मैं क्यों कह रहा हूं उसको, मैं अभी ला रहा हूं उसी कंक्लूजन पे। कोई कॉर्पोरेट विज्ञापन नहीं आता। अगर आ गया कभी हीरो हंडा पंडा का, तो समझ लो आपकी 1,50,000 2 लाख, मतलब कॉर्पोरेट विज्ञापन ना के बराबर है रीजनल चैनलों पर। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसे पे निर्भर है। इन सब मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट को कभी चर्चा कर लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। देश में जो मौलिक, जहां पर असली लूपहोल है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी विज्ञापन इनका एकमात्र आर्थिक जो है वो है
जरिया है जिससे इनको आमदनी होती है। ये सरकार के पालतू बनने को तैयार है, जो मैं नीचे शुरू कर रहा हूं, पालतू। यहां पर तो हेडलाइन अब तो यहां भी आने लगी, वहां पर तो डीआई बताता है ये खबर डाउन करो, ये खबर चलाओ। और मैं दुनिया की बात नहीं कहता हूं, मैं इसका स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा, मैं एक चैनल हेड था, संपादक, रीजनल चैनल। वहां पर मैं भाई, जो भी बाकी खेल खिलाड़ी होते हैं उनका किसी का चलता नहीं था भाई कि ये सुनते नहीं है, ऐसे बॉस ले आया मालिक की, सुनते नहीं किसी। तो कहते क्या थे कि महाराज जी के यहाँ इस खबर से बहुत नाराजगी है। महाराज जी मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराज जी के दफ्तर में बहुत नाराजगी, इस खबर को डाउन करवाना पड़ेगा। मालिक के पास जाता था फोन, डाउन करवाना पड़ेगा, वो तो सुनते नहीं, उनका क्या नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। तो मालिक का फोन मेरे पास आता था कि भैया ये खबर कोई चल रही है, हाँ चल रही, भैया इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए या माइल्ड कर दीजिए। हम के क्या है ये, शराब वराब है कि पानी डाल के और डाइल्यूट कर दे, क्या है, न्यूज कैसे डाइल्यूट होती है? मैं वही हूँ बोल रहा हूँ जो मैं भाषा इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहा बताओ कैसे, सिगरेट उगरेट होती है तो उसमें माइल्ड लाइट ये सब आता है, शराब पीने में पानी ज्यादा मिला के डाइल्यूट कर लिया जाता है, खबर कैसे डाइल्यूट होगी और माइल्ड होगी? खबर तो खबर है। आखिरकार फिर वो सब कहने लगे कि डीआई फोन आया। एक दिन मैंने डीआई फोन मिला दिया, मैंने कहा आप खबर रुकवाने के लिए बोलते हैं? अच्छा, मैं कभी करता था नहीं फोन, उनके पास ही नंबर नहीं था। कौन बोल रहा है? मैं कहा आशीष चित्रांशी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम क्यों खबर के लिए बोलेंगे? हम कहते हमारे यहाँ तो रोज फोन आता है कि फलाने महाराज जी के ऑफिस में नाराजगी है, इसलिए एग्जाम्पल बता रहा है ये। खैर उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया, मैं कहा जाओ ये रोज रोज का झंझट। मालिक से मैंने कहा कि भाई साहब पत्रकारिता का मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, लेकिन अब सीवी में मैं लिख सकता हूँ कि मैंने सर्कस में भी काम किया है। ये मैंने चैनल के मालिक को बोला, और दांत चियार करके कहा अरे भैया आप बहुत भिगा भिगा के मारते हैं। और क्या कर सकते, मैं छोड़ दिया और नमस्ते कर लिया कि अब ना इस दौर में नहीं करेंगे। तो ये सब के सब एक साथ ये कहने का मतलब कि ये साथ 400 चैनल आपने बता दिया। ये जो लीक होता है, खबर लीक वाला पार्ट है, हेमंत भाई गौर कीजिएगा। खबर जो लीक वाला पार्ट है, लीकेज, उसी लीकेज को ये चलाते हैं, उसी लीकेज को। कि जो है जोरदार जवाब दिया ज्ञानेश कुमार ने, ममता बनर्जी और उनके सांसद सब के सब बेचारे मुंह लटका के चले गए, जोरदार जवाब दिया, पूरे देश में चला दिया। इस देश में आप समझ रहे हैं ना कि इतने जो है आधा घंटा 25 मिनट कौन लॉजिक पे बात करता है? हाँ भैया ज्ञानेश ने हड़का दिया, सब ये सब फर्जी थे। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए क्या विकल्प है, मैं उस विकल्प पे जानना चाहता हूँ। बार बार मेरी बातें होती है, क्या विकल्प है? या तो डोर टू डोर कैंपेन हो, या इतना बड़ा आप भी तंत्र तैयार करो सोशल मीडिया का कि ये डाल दो खबर, स्प्रेड करो। दो ये उपाय है। आशीष भाई देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका, मोदी जी इस मामले के चैंपियन हैं, पूरी दुनिया में अनडिस्प्यूटेड। क्या है ये चीज? आशीष जी आपको मेरी कसम, किसी को बताइएगा मत, खबर ये है, कान में 2 फूंक आपको मारी, और 4 ऐसे ही आप जैसे साथी जो मेरे करीबी हैं उनके कान में फूंक मार दी। अब ये उसको भी उन्होंने क्रांतिकारी स्वरूप दे दिया इसमें, आईटी सेल में। वो क्या करते हैं, आपके साउथ ब्लॉक वाले मित्र, वो एक ट्वीट बनाते हैं, और उसमें कई तो इतने नकलची हैं, आप वाले जो कमेरियन हैं, कि वो शेर के बच्चे अपना ही नाम लिख के डाल देते हैं उसके अंदर। देखा, हमने दिखाया भी, अपना ही नाम लिख करके। और कोई भी उसका क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा कुछ नहीं बदलते। आप सोचिए 10 जर्नलिस्टों ने किसी मुद्दे पर ट्वीट किया, और 10 के 10 का यूं सारे का सारा टेक्स्ट। तो मोदी जी ने उसको रिवॉल्यूशनाइज कर दिया एक तरीके से। और उसका एक उदाहरण देखिए आप, आज पूरी दुनिया में आईएमएफ ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, आज की खबर उठाई, फ्रंट पेज हिंदी के प्रचार पत्रों की, समाचार पत्र मैंने कहना छोड़ दिया बहुत पहले, लेता भी नहीं। तो आज उनकी खबर उठाई है कि भारत दुनिया का सबसे तेज अर्थव्यवस्था, 8.2% की वृद्धि दर और फला रही है, और आईएमएफ ने क्रांति कर दी, फलाना कर दिया। उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है पता है आपको? उन्होंने हमारी इकोनॉमिक डेटा जो है, स्टैटिस्टिकल डाटा, उसको तो सी ग्रेड में डाल दिया। ठीक, उससे नीचे 5 साथी देश है, ज्यादा नहीं। और वो कौन से देश हैं, वो सुनेंगे तो आपकी तबीयत प्रफुल्ल हो जाएगी। वैसे हमें तो शर्म आएगी किसी की प्रफुल्ल हो रही होगी, चलो कोई।
फिर कहते हैं उसमें क्या किया कि जो हमारी मुद्रा है उसको क्रॉलिंग की स्टेज पे चला दिया है। क्रॉलिंग, हाँ क्रॉलिंग क्या हाँ होता है? कोहनी, कोहनी पर। हाँ और ये भाई क्या कह रहे हैं, एडिंग देखिए, भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 8.2% हो गया, फलाना हो गया, कुलाचे मारी अर्थव्यवस्था, फला हो गया। पूरे के पूरे नाकामी को, भयंकर नाकामी को, आपराधिक नाकामी को ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर दिखाया। इसलिए आपसे नहीं हो पाएगा ये, इसलिए कहता हूं मैं आपको। और वो समय रहते छोड़ दिया तो बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए साधुवाद। ये नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में जितने भी अखबारों में इनपुट हेड बैठे हुए हैं, जितने भी, वो साउथ ब्लॉक और आईटी सेल से ज्यादा चिंतित हैं कि किसी की शान में कोई एक सवाल ना चला जाए कि जो असहज कर दे। एडिटोरियल पढ़ोगे, आपका सिर शब्द, मैंने अखबार बंद वैसे नहीं किए, अपने यहाँ 6-7 अखबार आते थे, मैंने पूरा सब कुछ देखने के बाद ये डिसीजन किया कि भाई अखबार आज के बाद जय। केवल इस बात से कि कितना जेल हो गया। पहले एक था जागरण, अब गिनते जाओ, अब देर इज नो एंड। फिगर्स बदल देते हैं भाई, डेटा बदल देते हैं। जो सवाल आईएमएफ कह रहा है वो एक भी सवाल दिखाइए मुझे किसी खबर के अंदर नहीं। हिंदी के अखबारों का, हिंदी के प्रचार पत्रों का काम देश की जनता को मूर्ख बनाने का रह गया। कर लीजिए क्या करेंगे आप। हमने क्या पढ़ा हुआ है, अपन फेल क्यों हुए? हमने सीखा कि मीडिया का काम, पत्रकारिता का काम सूचना देना, शिक्षा देना और पार्टली मनोरंजन करना। अब समस्या क्या होगी कि सूचना और शिक्षा तो खत्म होगी और केवल फुल मनोरंजन टाइम, रह गया। फुल अब कर टाइम लीजिए क्या करेंगे। जो कर हमने ही, फिर वहां से चलना ही ठीक था। कोई चैनल से आ गया, कोई अखबार से आ गया, इतना सही फर्क है बस। तो कुल मिलाकर के जिस स्टेज पर, ये ज्ञानेश गुप्ता इकलौता आदमी नहीं है, ना ये पहला है ना आखिरी है। इस पूरे देश के इकोसिस्टम को, मीडिया के इकोसिस्टम को आशीष भाई ऐसे ही चलाया जा रहा है और इसमें हजारों करोड़ रुपए की इकोनॉमी इन्वॉल्व है, हजारों करोड़। बिहार चुनाव के बाद, तत्काल बाद, पहला क्रांतिकारी फैसला क्या हुआ साहब की सरकार का? 26% विज्ञापन के रेट बढ़ा दिए। मौज होगी, करना कुछ है नहीं। कितने जर्नलिस्ट रह गए किसी अखबार के अंदर? और जो जर्नलिस्ट रह गए वो जर्नलिज्म छोड़ के सारे काम कर रहे हैं। कोई इंडिया, इंडिया प्राइड कर रहा है, कोई स्टेट प्राइड कर रहा है, कोई पावर डिनर कर रहा है, कोई पावर लंच कर रहा है। जिन मंत्रियों कोई नहीं पूछता वो विज्ञापन देने वालों के फोटो खिंचवा के उनको भारत गौरव बता रहे हैं। पत्रकारों का काम तो ये रह गया भाई साहब। पत्रकार और संपादक से ज्यादा ब्रांडिंग वाले हैं आजकल। वैल्यू ब्रांडिंग जो करते हैं ना, मार्केटिंग वाले, उनकी दुकान चल रही है। जो शहर का सबसे बड़ा डकैत है उसको भारत गौरव का अवार्ड मिलता है क्योंकि वो सबसे बड़ा विज्ञापन देता है साल की पूरे टारगेट से। जिसने टारगेट पूरे कर दिए फिर खबर की जरूरत क्या है भाई साहब? उसके यहाँ सीबीआई की रेड हो जाए, ईडी की रेड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारत गौरव है, कर लीजिए, आप क्या करेंगे। ये नया स्वरूप है और ये मोदी जी ने एक योजना के तहत बनाया है। ठीक। आपने कहा इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन साधारण है, सुन लीजिए। रोज कहता हूं, केवल और केवल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर गांधीवादी तरीके से हो जाए सत्याग्रह, एंड लेट देयर बी लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, एंड लेट ज्ञानेश गुप्ता कम आउटसाइड और बताए बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, अहिंसक, शांतिपूर्ण, वहां बैठे 5 लाख लोग, फिर देखते सॉल्यूशन हर चीज का भाई साहब। हेमंत भाई, धरातल पर बड़ी दिक्कत है। एक तो लोगों को इसके लिए सोचें, गांधीवादी तरीका समझें, उसके लिए गांधी समझना पड़ेगा। वो आजादी के पहले लोग गांधी को समझ गए थे, आजादी के बाद गांधी नहीं, गोडसे को समझते हैं, पहली चीज। दूसरा, मान लिया कि तैयार भी हो गए गांधीवादी तरीके से। मैं अभी आपको बता रहा हूं, यही सिस्टम उसी के बीच में, गांधीवादी, आपके गांधीवादी आंदोलन के बीच में गोडसेवादियों को घुसा देगी और सब गांधीवादी जेल के अंदर ठूंस दिए जाएंगे कि ये हिंसा, देश में ये विद्रोह पैदा करने के लिए सड़क पर उतरे थे। इतनी जेलें नहीं है भाई, इतनी जेलें नहीं है, माफ कीजिएगा। आओ, अरे भाई, बरो जेल आओ। नहीं 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 नहीं, आप नहीं सोच रहे स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? स्कूल बंद किए जा रहे हैं ना, ये सब जेलें। पढ़ लिख के क्या करना है? या तो जिंदाबाद करो और नहीं तो जेल में बर्बाद हो। या तो जिंदाबाद या जेल में बर्बाद। आप गांधीवादी में अब दिक्कत क्या है? गांधीवादी तरीके से आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन आदमी आ जाएगा, आप एक एक को तो चेक नहीं करोगे।
और कौन भेजेगा उसको, यह भी सोचने की जरूरत है। कौन भेज के क्या करवा देगा? एक आदमी आएगा, वहां पर उपद्रव कर देगा और पूरे आंदोलन पे उसके माथे ठप्पा लग जाएगा, ये देशद्रोही थे, देश में तख्ता पलट। आपको एक एग्जांपल चलते चलते वक्त हो गया, बस दे देता हूं। 2021 में दो आतंकी, कथित रूप से कथित आतंकी पकड़े गए, दोनों एक समुदाय धर्म विशेष के थे। दो, वो यूपी एटीएस ने पकड़ा और बताया कि अल कायदा से जब पकड़े जाते हैं तो समझ लीजिए जितना कायदा हो सकता है सबसे जुड़ जाते हैं। अल कायदा से, आईएसआईएस से, ये राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहते थे, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हथियार जमा कर रहे थे, आतंकी भर्ती कर रहे थे। ठीक है, एटीएस ने जांच किया, ये लेटेस्ट खबर है, खाली आखिर में बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद एनआईए को दे दिया गया। कितना बड़ा भाई, पूरी भर्ती खोली है, बम्पर भर्ती आतंकियों की, दो पकड़े गए यूपी में। 3 साल 2021 का, 4 साल हो गए, आज फैसला आया है। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास से 5 कारतूस और एक पिस्टल मिली थी, 5 कारतूस और एक पिस्टल। उन दोनों को आर्म्स एक्ट में अवैध हथियार रखने में 20 महीने की सजा हुई है। ठीक, 20 महीने की सजा हुई है। अवैध हथियार रखने में 20 महीने की सजा इतनी हो ही जाती है, 20 महीने की सजा हुई है, 20 महीने 29 दिन की सजा हुई है। जब वो पकड़े गए थे तो इस देश के, उसके लिए नहीं है कि छोटा मोटा रिपोर्टर, इस देश के टॉप एंकर्स मेज पे खड़े होकर के बताए ये आतंकी, उन्होंने तो रूट बता देते हैं ना कि इस रूट से गया, इस रूट से आया था, इस बंकर में छिपा था, यहाँ पर दारुल हरम बनाना था उसको, सारा लिंक, ये पैसा आया, ऐसे पैसा गया, इस टनल से निकल के गया, उस जहाज में बैठ के आया, सब पूरा बता दिया होगा। आज कोई नहीं बता रहा है कि वो एक पिस्टल और 5 अदद कारतूस, उस पे आर्म्स एक्ट में 20 महीने की सजा हुई है। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, हाइप है, एक वो हाइप है। तमंचा, हाँ, एक तमंचा पकड़ा गया तो आर्म्स एक्ट में उसको साल 2 साल सजा हो जाएगी, 3 साल की। उसको दुनिया के आतंक से जोड़ करके और सनसनी बना फैला दिया। उस समय यूपी में क्या माहौल बना होगा भाई साहब? 22 में चुनाव थे, 21 की बात है, 22 में विधानसभा के चुनाव। यूपी में आतंक का गढ़ बन जाएगा अगर महाराज जी गए तो, हो गया काम। ये सब, सूर्यकांत के पास टाइम हो तो जरा इन सब के करेक्टर पे, इन सब के उस पर ध्यान दे लें, देख लें कभी एक बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इजाजत दीजिए हमें, तो चर्चा हम लोग की बहुत खबरें रहती हैं, खबरें इतनी है कि बता नहीं पाएंगे, तो इजाजत दीजिए फिलहाल। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।